हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी, हमारे भाई बलराम जी, समय बहुत हो गया है, एक एक का नाम ना लेते हुए सम्मानित मंच सभी, क्योंकि सारा जो है सभी आप सब ने मिलजुल के कार्यक्रम किया है, एक एक से मैं मिला भी हूं, बहुत देर से आप लोग बैठे हो। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं। इतना लंबा प्रोग्राम जब हम आए थे तब से लेकर अब तक इतनी देर से आप लोग बैठे हो, तो जो आप ये बैठे हो, आप ये जो मेहनत कर रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो आज आपने आशीर्वाद दिया है, ये आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका वो आशीर्वाद रंग लेके आएगा। ये आशीर्वाद हरियाणा में, ये आपका आशीर्वाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। और मैं 25 मई की अपनी तारीख है और मैं कह सकता हूं 25 मई बीजेपी गई, क्योंकि ये सही बात है, हरियाणा प्रदेश का क्या बुरा हाल बना दिया इस बीजेपी की 10 साल की सरकार ने। जो प्रदेश देश में विकास में आगे होता था, खुशहाली में आगे होता था, भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, आपसी अमन चैन प्यार प्रेम भाईचारे के में देश में नंबर 1 था, विकास दर में नंबर 1 था। 10 वर्ष तक जो कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में किसी भी वर्ग को सड़क पे नहीं आना पड़ा, कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आपस में खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ रहा था। उस प्रदेश को 10 साल के बाद, बीजेपी सरकार के 10 साल के बाद विकास में तो प्रदेश बन गया, देश में पहुंच गया 17वें नंबर पर, और देश में नंबर 1 पहुंच गया, तो पहुंच गया बेरोजगारी में। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा प्रदेश, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 बन गया 10 साल की बीजेपी की सरकार में। आपके सामने अपराध में अब दोबारा से वही माहौल बन गया जो 2004 से पहले था। बड़े बड़े गैंग दोबारा से तैयार हो गए, अंडर एज शूटर, फिरौतियों की कॉल आ रही है। 2004 से एक ही फर्क है, 2004 से पहले जेलों से फिरौतियों की कॉल आती थी व्यापारियों के पास, अब विदेशों से फिरौतियों की कॉल आ रही, विदेशी नंबरों से। ऐसी स्थिति बन गई, व्यापार बचा नहीं। आज हर तरीके से विकास की पटरी से उतर गया प्रदेश, और हरियाणा प्रदेश की कोने कोने में इस सरकार के खिलाफ इसलिए नाराजगी के सारे नजारे आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, मगर दुख की बात यह है काम इन्होंने किया नहीं, लेकिन एक काम जरूर किया, लोगों का अपमान। एक और चीज में नंबर 1 बना दिया इन्होंने हरियाणा प्रदेश को। केवल बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1 नहीं बनाया, जनता के अपमान में भी। एक ऐसी सरकार आई जिसने हर वर्ग का अपमान किया 10 साल तक। कोई वर्ग ऐसा नहीं, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। व्यापारी आड़ती भाइयों ने जब इनने हड़ताल करी, उन पे पुलिस की कार्रवाई हुई। मनरेगा के मजदूर अपने दिहाड़ी बढ़वाने गए, उन पे लाठीचार्ज। आपने देखा सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। किसान आंदोलन के अंदर जब किसानों ने 750 किसानों की जान चली गई, तो इस ऐसी सरकार कि एक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि सहानुभूति किसी ने प्रकट की हो कि हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन किसी घर का कोई चला गया, हमें दुख है। अपमान। हमारी बेटियों ने जब अपने लिए न्याय मांगा, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम इस सरकार में किया, आपने देखा। तो ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया हो, और अपमान कौन करता है? अहंकार जिसको ज्यादा हो जाए। और अब पता चल गया कि हर वर्ग में नाराजगी हो गई, तो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम गठबंधन भी बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया बीजेपी ने। और अब तो बात ये चल रही है कि शायद 2-3 कैंडिडेट भी बदल रहे हैं। आपने सुनी होगी बात, ये चल रही है बात कि 2-3 शायद लोकसभा के उम्मीदवार भी बदलेंगे। अब क्या क्या बदलोगे बीजेपी वालों, क्या क्या बदलोगे? लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे क्या बदलोगे? अपने गठबंधन क्या बदलोगे? अब जो बदलेंगे
वो तो लोग बदलेंगे और लोग सरकार बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं आप, अब लोगों ने फैसला कर लिया, अब लोग सरकार बदलेंगे, हरियाणा को दोबारा से खुशहाली की पटरी पे लाएंगे और तरक्की की पटरी पे, आपस में भाईचारे की और विकास की पटरी पे हरियाणा आएगा दोबारा। जिस सोच के साथ हरियाणा को आगे लेके हमारे समय में हरियाणा आगे बढ़ रहा था, आज दोबारा से हरियाणा उस दिशा में जाए। मैं कहना चाहता हूं भाई, सरकार हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है, सरकार आपकी आ रही है, सरकार बनेगी। मगर उससे पहले उस सरकार से पहले एक चुनौती लोकसभा चुनाव में। आपको पता है कि पूरे देश की, पूरे प्रदेश की आज नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। ये अखबार में मैं पढ़ रहा था कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट का अखबार वाले लिखते हैं, उनकी भाषा है, अखबारी भाषा है, सबसे हॉट सीट का अर्थ होता है गर्म। अब गर्म तो खैर मेरे मिजाज से तो कोई गर्मी का कोई मान लो दूर दूर तक लेना भी, मैं तो सीधा आदमी हूं भाई, लेकिन सीट गर्म है। वो इसीलिए है, इसलिए नहीं कि भाजपा के मैं निशाने पे हूं। सारी बीजेपी अभी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी 9 सीट एक तरफ है, सीट एक तरफ है, हमारे लिए इसका नतीजा रोहतक का। तो इसलिए नहीं कि कोई व्यक्तिगत किसी से, क्योंकि राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष ना मेरा किसी का है ना कोई होना चाहिए। वो इसीलिए है कि सबको पता है, बीजेपी को पता है कि ये रोहतक लोकसभा का सीट का चुनाव अकेले एक सांसद का चुनाव नहीं है। जिस दिन यहां से आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, उस दिन हरियाणा की अगली सरकार का नींव रखने का काम आप लोग करेंगे। ये इस बात का चुनाव, पिछली बार भी हो गया था काम। अगर यहां से जो कसर रहेगी, यहां से अगर पिछली बार अगर ठीक होती तो नीचे हरियाणा में आपकी सरकार आ जाती कि नहीं आ जाती, मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि पिछली बार ही लोग बदलाव चाहते थे। 75 पार के नारे की तो हवा निकल गई थी, पिछली बार निकल गई थी कि नहीं निकल गई थी। ये भी नारे अजीब देखते हैं बीजेपी वाले, अपने लिए नारे देते हैं, जनता के लिए तो कुछ कहते ही नहीं। कहते कोई कहते हैं 75 पार, कह रहे हैं अब 400 पार, और हम नारे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 400 पार, और हम कह रहे हैं मेट्रो जाएगी रोहतक पार। हमारे नारे लोगों के लिए हैं, हम कह रहे हैं बड़े बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000। और ये तो ये आप देख रहे हो कि क्या तो खैर पिछली बार लोग बदलाव चाहते थे। 2019 में बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को रोजन्ना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा में 5 साल चलाई ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार, और क्या नारा दे दिया, बूढ़ों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन होगी कितनी, 5100। बुढ़ापा पेंशन हुई भाई? नहीं। भ्रष्टाचार, और ऐसा भ्रष्टाचार में देश में भ्रष्टाचार में आगे पहुंच गया हरियाणा। ऐसा भ्रष्टाचार कि जिसकी पोल हम क्या खोलें, बीजेपी वाले उसकी पोल खोल रहे हैं। हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का पहरावर में बयान सुना होगा आपने। क्या कहा था डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कि 300 करोड़ अमृत योजना के जो आए थे, वो रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो है 300 करोड़ का घोटाला करके और सबूत भी मिटा गए। कहा था कि नहीं कहा था? बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। और जेजेपी में ये साथ वाले हल्के से दादा गौतम का बयान आया था, भाई खोपर बढ़ गया सरकार में, बोले इकला ही जीनने लग रहा है। ये दादा गौतम का बयान था। तो भाई ये भ्रष्टाचार की कहानी है। लूट, दो डबल इंजन से लूट गए 5 साल, हरियाणा के लोगों की कुछ परवाह करी नहीं। इसीलिए प्रदेश बदलाव चाहता है और प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। रोहतक लोकसभा सीट से जो फैसला होगा, पिछली बार तो बड़े इन्होंने साजिश षड्यंत्र रचे, चक्रव्यूह रचा रोकने के लिए। मुझे पिछली बार लोकतंत्र का गला भी घोटा गया। यहां पर मैंने देखा अपनी नजर से 2019 के लोकसभा चुनाव में, मैंने अपने चुनाव में देखा कि लोकतंत्र का गला ये भी भाजपा वाले कैसे घोटते हैं। आपने भी उस बात का नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा कि ये लोकतंत्र का गला कैसे घोटते हैं। तो इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस लड़ाई में आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैं अकेला या आप अकेले नहीं लड़ सकते, मगर मिलकर लड़ सकते हैं। और उसमें आज मैं आपसे केवल वोट की अपील नहीं मांग रहा, मैं आज आपसे सपोर्ट की अपील भी कर रहा हूं कि भाई ये इलेक्शन
आपको संभालना भी है। तो भाई संभाल लोगे सारे इलेक्शन? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, सारे इलेक्शन संभालोगे? और देखो, राज सरकार आएगी, राज आपका बनेगा, और जब अपने का फर्क, हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हरियाणा भी देश में विकास में आगे जाए और रोहतक लोकसभा क्षेत्र भी देश के विकास के मानचित्र पे आगे पहुंचे। जो सपने लेकर हम चले थे, जो सपने लेकर ये पूरा कॉरिडोर हम चाहते थे विकसित हो, महम में एयरपोर्ट आए, मदीना में IMT आए, इसी ये कॉरिडोर के विकसित करने के लिए रोहतक तक मेट्रो की का उस समय प्रस्ताव था, ये रेल की लाइन जब मंजूर कराई मैंने, जब 4 लेन का हाईवे मैंने मंजूर कर दवाली तक, ताकि ये पूरा कॉरिडोर विकसित हो। जिस तरीके से दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर तक विकास पहुंच चुका है, उसी तरीके से ये दिल्ली से हिसार तक पूरा जो विकास का जो हमारा कॉरिडोर है ये पूरा विकसित हो। तो बड़ी मेहनत करके पूरे अपने इलाके में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी 10 साल, आपके आशीर्वाद से मौका मिला, तो हमारे इलाके की तस्वीर आपने बदलती संवरती देखी थी कि नहीं देखी थी, मैं पूछना चाहता हूं। तो अब 10 साल में कुछ हुआ नहीं। अब मैं इनसे पूछता हूं सवाल, जो सांसद हैं उनसे पूछ लेता हूं कि भाई आपने क्या कराया 5 साल में? उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है इस बात से, वो काम का जवाब तो देना नहीं चाहते। तो खैर वो उनकी वो है। तो मगर अब दोबारा से उसी रफ्तार से ये इलाका आगे जाए। और भाई जो है, मैं यही कह सकता हूं, जो आपके जो है अपने का दर्द अपना समझता है, अपनेपन की बात होती है। अपनी जब सरकार होगी तो भाई जो है, कहीं मैं समझता हूं कि अपने इलाके के लिए, अब तो 10 साल विपक्ष में लड़ाई लड़ी, तो 10 साल विपक्ष में रह के और भी आदमी समझदार हो जाता है। अपने इलाके के लिए और आप सबके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं। तो इस बार कोई जो है ब्याज समेत, ये जो समय निकल गया, तो भाई किसी जो है ब्याज समेत अपने इसको, अपने जो है पूरे क्षेत्र को और आप सबके लिए अपन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आखिर में एक बार फिर भाई पूरे महम शहर से मुझे बहुत उम्मीद है। ये वो शहर है जिसने हमेशा आशीर्वाद दिया है। मुझे याद है 1991 का इलेक्शन, जब यहां से जो जीत हुई थी, महम से जो बिगुल बजा था, वो जो बिगुल बजा था वही नींव रखी थी, जो है हरियाणा के अंदर सरकार जो आई आपकी 2004 में, उसकी नींव अगर किसी ने रखी तो वो महम कस्बे ने नींव रखी और महम विधानसभा ने नींव रखी 91 में। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो भाई आपने नींव रखी, और आपने जो नींव रखी वो सरकार बनी तो हरियाणा भी आगे गया, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, और ये इलाका भी। तो भाई अब ये मौका है दोबारा से मौका है। और इसमें भाई महम शहर, मैं ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जब महम शहर का रिजल्ट आए तो भाई महम शहर पूरे रोहतक में सबसे आगे महम शहर का रिजल्ट 91 वाला रिजल्ट आए। और मैं बधाई देता हूं अपने भाई बलराम को, क्योंकि एक प्रोग्राम आपने इतनी बड़ी रैली हुई, आज से मेरे ख्याल 15 दिन की बात होगी, 15-20 दिन की बात होगी, कि मैं तो दिन का हिसाब नहीं जो है। और एक और है 17 मार्च की। तो उसके बाद अब शहर का हमने प्रोग्राम सोचा, तो शहर का ये जो प्रोग्राम था, तो एक नए तरीके में ये प्रोग्राम किया, और बाबा साहब के जयंती पर जय भीम के उद्घोष के साथ बाबा साहब के संविधान पे भी आक्रमण कर रहे हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, संविधान पे आक्रमण कर रहे हैं, नए नए तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और संविधान को कुचलने की बात कर रहे हैं कि संविधान को कुचलेंगे, 400 सीट का नारा कह रहे हैं हमने इसलिए दिया है कि संविधान को कुचलेंगे। मैं चुनौती देता हूं भाजपा वालों को, ये वो संविधान है जिस संविधान को जब रचा बाबा साहब ने, और उनके नेतृत्व में जो सभा बनी, और उस कमेटी में हमारे स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी भी उसमें शामिल थे। इस संविधान पे दस्तखत जब बाबा साहब के हुए तो उनके नीचे चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत इस संविधान पे शामिल है। भाजपा वालों को चुनौती देते हैं, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। हम कहना चाहते हैं संविधान का क्या, आप संविधान को कुचलने की बात कर रहे हो। तो खैर आज ऐसे दिन पे हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, जय भीम का उद्घोष करते हैं, और भाई जय भीम के उद्घोष के साथ ये भी उद्घोष करते हैं कि भाई
जो बाबा साहब की सोच थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी। और भाई 25 मई बीजेपी, ठीक है ना। तो भाई आप सबको चुनाव ये संभालना है, ये अकेला मेरा चुनाव नहीं है, हम सबको मिलके इस इलेक्शन को संभालना है। कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है। आप सबका बहुत बहुत, और अभी बहुत लोगों से मिल लिए थे और एक राउंड लेके